17 जनवरी 1941 कलकत्ता की एल्गिन रोड पर रात का सन्नाटा इतना भारी है कि हवा की सरसराहट भी किसी जासूस की फुसफुसाहट जैसी लगती है। बाहर ब्रिटिश इंटेलिजेंस की सीआईडी की गाड़ियां खड़ी हैं, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर है। लेकिन घर के अंदर एक 44 साल का शख्स अपने बिस्तरे पर लेटा हुआ है। वो बीमार होने का नाटक कर रहा है। उसकी लंबी दाढ़ी बढ़ चुकी है। ये कोई साधारण अपराधी नहीं है। ये वो शख्स है जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये वो बागी है जिसने कैम्ब्रिज से आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन गोरे साहबों की गुलामी करने के बजाय उनके साम्राज्य की जड़ें खोदना चुना। रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। एक पुरानी जर्मन वॉन्डरर कार धीरे से पोर्टिको में आती है। स्टीयरिंग पर उनका भतीजा शिशिर बोस है। पीछे की सीट पर एक शख्स बैठता है। लंबा कद, शेरवानी, ढीला पजामा और आंखों में एक अजीब सी चमक। ये सुभाष चंद्र बोस नहीं, बल्कि मोहम्मद जियाउद्दीन है। गाड़ी धीरे से गेट पार करती है। संतरी सो रहे हैं। अगले कुछ घंटों में ये कार बंगाल की सीमाओं को लांघकर बिहार और फिर पेशावर की ओर बढ़ेगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति का पलायन नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में पहली कील ठोकने की शुरुआत थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को चकमा देकर एक शख्स गायब हो जाता है और ब्रिटिश हुकूमत को भनक तक नहीं लगती। पेशावर की गलियों से होते हुए जियाउद्दीन अब एक गूंगे बहरे पठान के भेष में अफगानिस्तान की पहाड़ियों को पार कर रहा है। उसके पैर जख्मी हैं, कड़ाके की ठंड है। काबुल में वो एक छोटे से सराय में रुकता है जहां गंदगी और जासूसों का बसेरा है। उसे नहीं पता कि अगले पल उसे खाना मिलेगा या मौत। उसका मकसद है रूस पहुंचना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोवियत संघ ने हाथ पीछे खींच लिए और अब सुभाष के सामने केवल एक ही विकल्प बचा था, बर्लिन। इटली के एक फर्जी पासपोर्ट पर ऑरलैंडो मात्सोता बनकर वे मॉस्को से बर्लिन के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। हजारों मील का सफर, दुश्मन देशों की सीमाएं और हर मोड़ पर पहचान उजागर होने का डर। लेकिन सुभाष की सीने में जो आग थी, उसने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। जब वे बर्लिन पहुंचे तो वहां का मंजर बदला हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। आसमान से बम बरस रहे थे, लेकिन सुभाष ने वहां जाकर सीधे नाजी जर्मनी के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। यहीं पर उन्होंने पहली बार रेडियो पर अपनी आवाज गूंजने दी। मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं। जब ये आवाज भारत के रेडियो सेटों पर गूंजी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जो लोग सोच रहे थे कि नेताजी जेल में मर गए होंगे या कहीं गायब हो गए होंगे, उन्हें पता चला कि उनका शेर अब दहाड़ रहा है। उन्होंने वहां भारतीय युद्धबंदियों को इकट्ठा किया। वे सैनिक जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए पकड़े गए थे, उन्हें सुभाष ने समझाया, तुम्हारी बंदूकें अपने ही देश के खिलाफ क्यों हैं? और यहीं से आजाद हिंद फौज का बीज बोया गया। बर्लिन में सब कुछ ठीक था, लेकिन सुभाष जानते थे कि जर्मनी दूर है। भारत की असली जंग पूरब में लड़ी जाएगी, जहां जापान अंग्रेजों को खदेड़ रहा था। लेकिन जर्मनी से जापान जाना असंभव था। आसमान पर ब्रिटिश फाइटर प्लेन थे और समंदर पर रॉयल नेवी। तब एक ऐसी योजना बनी जिसे आज भी मिलिट्री इतिहास का सबसे साहसी मिशन कहा जाता है। 9 फरवरी 1943 सुभाष और उनके सहयोगी आबिद हसन एक जर्मन यू बोट U-180 में सवार होते हैं। एक लोहे के पाइप जैसे बंद कमरे में, जहां ऑक्सीजन कम है और दबाव ज्यादा, वहां सुभाष हफ्तों तक सफर करते हैं। मेडागास्कर के पास उफनते हुए समंदर के बीचों बीच उन्हें एक रबर की नाव के जरिए जापानी पनडुब्बी I-29 में शिफ्ट होना था। लहरें 20-30 फीट ऊंची थीं। एक छोटी सी चूक और भारत का भविष्य हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो जाता। लेकिन वे पहुंचे। जब वे सिंगापुर की धरती पर उतरे तो वहां का नजारा ऐतिहासिक था। रास बिहारी बोस ने उन्हें INA की कमान सौंपी। सुभाष अब नेताजी बन चुके थे। उन्होंने सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। उनके पास अपना बैंक था, अपना डाक टिकट था और अपनी मुद्रा थी। ये एक भगोड़े की फौज नहीं थी, ये एक राष्ट्र की सेना थी। वहां उन्होंने जो भाषण दिया वो आज भी इतिहास की किताबों में आग लगा देता है। हमारी विजय तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम दिल्ली के लाल किले पर अपना झंडा नहीं फहरा देते। 1944
आईएनए के जांबाज बर्मा यानी म्यांमार की सीमाओं को पार कर भारत की पवित्र मिट्टी पर कदम रखते हैं। उनका नारा है दिल्ली चलो। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अराकान की पहाड़ियां, घने जंगल जहां जहरीले सांप और मलेरिया का प्रकोप था। सैनिकों के पास पहनने को जूते नहीं थे, खाने को सिर्फ उबले हुए पत्ते और नमक था। लेकिन उनके सामने जब नेताजी आते थे तो वे सब कुछ भूल जाते थे। कोहिमा और इम्फाल की जंग ये वो जगह है जहां दुनिया ने देखा कि एक भूखा प्यासा हिंदुस्तानी सैनिक क्या कर सकता है। ब्रिटिश सेना के पास टैंक थे, हवाई जहाज थे और अमेरिका की मदद थी। आईएनए के पास सिर्फ हौसला था। महीनों तक चली इस जंग में आमने सामने की लड़ाई हुई, संगीनों से वार किए गए। कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश टैंकों के नीचे बम लगाकर खुद को उड़ा लिया। लेकिन कुदरत ने साथ नहीं दिया। मानसून जल्दी आ गया, रसद की सप्लाई कट गई, जापान के हालात खराब होने लगे और उन्हें अपनी एयरफोर्स पीछे हटानी पड़ी। कीचड़ में धंसे हुए भूखे और बीमार सैनिक पीछे हटने को मजबूर हुए। लेकिन मरते हुए सैनिक के आखिरी शब्द क्या थे? जय हिंद। उन्होंने हार नहीं मानी थी, बस वक्त खत्म हो गया था। सुभाष ने उस समय अपने सैनिकों से कहा था, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को अब ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकती। अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर कर दिया। परमाणु बमों ने हिरोशिमा और नागासाकी को राख कर दिया था। सुभाष अकेले पड़ गए थे, लेकिन उनके दिमाग में अब भी योजना थी। वे रूस जाना चाहते थे। 18 अगस्त को वे ताइहोकू हवाई अड्डे से एक जापानी विमान में सवार होते हैं। विमान उड़ान भरता है और कुछ ही मिनटों बाद एक भयानक धमाका होता है। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं, लेकिन क्या वाकई? एक भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई। उनका कोई अंतिम संस्कार का वीडियो नहीं था। उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गईं। लेकिन कई चश्मदीदों ने कहा कि उन्होंने नेताजी को विमान हादसे के बाद भी देखा था। यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र। क्या वे रूस पहुंच गए थे? क्या स्टालिन ने उन्हें कैद कर लिया था? या वे भारत वापस आए और गुमनामी बाबा के रूप में यूपी के फैजाबाद में रहे? गुमनामी बाबा के पास से जो सामान मिला, नेताजी के परिवार की तस्वीरें, हाथ से लिखे नोट्स, विदेशी अखबार, वे सब इस ओर इशारा करते हैं कि कोई बहुत बड़ा सच हमसे छिपाया गया। 3 सरकारी कमेटियां बनी, लेकिन सच आज भी फाइलों में बंद है। क्यों आज भी नेताजी की कुछ फाइलें क्लासिफाइड हैं? सुभाष चंद्र बोस ने जो बीज बोया था वो 1947 की आजादी का असली कारण बना। जब आईएनए के अफसरों पर लाल किले में मुकदमा चला तो पूरे देश में विद्रोह हो गया। ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, नौसेना ने बगावत कर दी। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब वे भारतीय सैनिकों के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते। नेताजी ने कहा था, इतिहास के पन्नों में मेरा नाम हो या ना हो, मेरा देश आजाद होना चाहिए। आज जब हम तिरंगे को झुकते हुए देखते हैं तो याद रखना चाहिए कि उस तिरंगे के पीछे एक ऐसे इंसान का पागलपन था जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। वे मरकर भी अमर हैं। वे हर उस हिंदुस्तानी के दिल में है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। इतिहास की धूल शायद उनके शरीर को ढक ले, लेकिन उनके जय हिंद की गूंज कयामत तक इस मिट्टी में सुनाई देगी।